हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, कल अपन क्या पढ़ रहे थे। कल अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि सेल का प्रतिरोध नाम बोल के क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम बता ही चुके हैं कि ये क्यों होता है, आपको इसका रीजन भी पता है कि क्यों होता है। बेटा जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य भरा है। सभी जानते हैं कि ये सारी विद्युत अपघट्य भरा है और ये विद्युत अपघट्य खुद ही जब धारा प्रवाह के मार्ग में यानी कि करंट फ्लो के मार्ग में क्या करने लगे, व्यवधान उत्पन्न करने लगे, बैरियर बनाने लगे, जाने ना दे, रोकने लगे करंट फ्लो को, तो उसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, धातुओं में कौन रोकता है, धातु रोकती है खुद ही, जिसमें धारा बह रही है। यहाँ पर कौन रोकता है, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य। तो आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा स्वयं ही धारा प्रवाह के मार्ग में या आयनों को बहने से रोकना ही क्या कहलाता है, धारा प्रवाह के मार्ग में, करंट फ्लो के मार्ग में क्या करता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो बैरियर बनाता है, उसे क्या कहते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या इतना समझ में आया था। अब आता है कि सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है बेटा, इस जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उस सेल से उतनी कम धारा मिल पाएगी। तो अच्छा सेल कौन है, जो ज्यादा से ज्यादा धारा दे आपको, ज्यादा से ज्यादा करंट आपको दे, तो वो अच्छा सेल हुआ। आप कहो सर ये अगर आपको करंट बढ़ाना हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण तो कम हो जाता है, कम होके कोई पूछे कहाँ जाता है, तो कम होने के कारण वो सेल के अंदर ही क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हीट के रूप में जब डिस्ट्रॉय होता है तो ये सेल क्या हो जाता है, गर्म। और हमेशा ही सेल के साथ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काय में जुड़ा होता है, सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बनेगा तो क्वेश्चन आ जाता है विकल्प में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के साथ खालिस्तान क्रम में जुड़ा होता है। तो सेल के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे सीरीज में जुड़ा होता है। बनेगा बेटा। चलिए, ये हो गया था आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध, तो यहाँ पर जो आयन आ रहे हैं, आयन को कौन नहीं बहने दे रहा है, ये खुद विद्युत अपघट्य। तो लिखेंगे किसी सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा ही स्वयं, किसी सेल के विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा स्वयं ही धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट डाली जा रही है, जो बैरियर बनाया जा रहा है, उसे सेल का क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ करोगे चेंज और लिखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण विद्युत ऊर्जा का, काय का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट काय के रूप में, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, जिससे सेल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यहां तक कि आपको नोट्स भी मैंने पीडीएफ बना के सेंड कर दिए थे और आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि सबने लिख लिया होगा, यहां तक सबके नोट्स कंप्लीट होंगे, है ना। अब बेटा यहाँ पर आता है, क्या सारे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जब धारा का नुकसान होता है तो हम क्या इसको कम नहीं कर सकते, कर सकते हो बेटा। दो उपाय है। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस को घटा दो। आप कहो दोनों को चिपका के रख दे, क्या ये इलेक्ट्रोड थे तो दोनों को ऐसे चिपका के रख दे, नहीं बेटा, चिपका के नहीं रखना है उनको, क्योंकि फिर वो दो इलेक्ट्रोड नहीं कहलाएंगे। कितना बन जाएगा, एक, केवल इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दीजिएगा, कम। तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर भी आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। या एक और उपाय है, इसका जो डूबा हुआ भाग है, ये ऐसा करना चाहिए ताकि इसके डूबा हुआ भाग का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट इन इलेक्ट्रोडों का इसके अंदर क्या रहे, इमर्ज्ड रहे, मतलब डूबा रहे। काय में डूबा रहे, विद्युत अपघट्य में। तो इलेक्ट्रोडों का ज्यादा से ज्यादा भाग क्या होना चाहिए, इसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रोड ज्यादा से ज्यादा काय के अंदर डिप होने चाहिए, डूबे हुए होने चाहिए, विद्युत अपघट्य के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ऐसा करने से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो सेल से हमें उतनी ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। आप कहोगे सर मैंने सेल दो टाइप के पढ़े,
एक पढ़े प्राइमरी, एक पढ़े सेकेंडरी, प्राथमिक सेल पढ़े द्वितीयक। इंटरनल रेजिस्टेंस काय का ज्यादा होता है बेटा, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए उनसे उतनी अधिक मात्रा में धारा नहीं मिल पाती है। जबकि सेकेंडरी सेल जो है, जिनको आप चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हो, फिर चार्ज कर सकते हो, तो ऐसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, इसलिए उनसे उतनी ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिल जाती है, धारा मिल जाती है। आया समझ में? चलिएगा, तो अब बेटा यहां पर आते हैं, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स। तो यहां पर आता है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अगला क्वेश्चन बनता है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन से कारक, कारक मतलब होता है फैक्टर, इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले कारक का नाम लिखेंगे, यहां लिखेंगे निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये पहला हो जाएगा कारक। ये कारक का नाम या फैक्टर का नाम लिख दिया। क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। चलिएगा, यहां पर क्या होगा, आप लिखोगे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या करने पर, जैसे इलेक्ट्रोड ऐसे रखे हैं, इनको पास कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ऐसे रखे तो और दूर दूर कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो क्या लिखोगे, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। बनेगा, दूरी घटाओगे सो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध घटेगा सो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट पर, करंट बढ़ जाती है। तो हमें तो केवल प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। कौन से प्रतिरोध को, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो लिखेंगे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, डैश करके लिखेंगे। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को आप क्या करते हैं, यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को यदि कम कर देते हैं, चिपकाना नहीं है, थोड़ा कम करना है, कम करने से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान भी कम हो जाता है। बनेगा, तो पहला उपाय हो गया। दूसरा कारक आ जाएगा, ऐसा लिख लीजिएगा आप, अब आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा कारक लिखिएगा, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड्स। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द IMMERSED इमर्स्ड इलेक्ट्रोड्स, इमर्स्ड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए मतलब इमर्स्ड, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। दूसरा कारक क्या है, कौन सा कारक है, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। बनेगा, पहला दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और दूसरा लिखोगे इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड। बताइए, आप कहोगे कि सर इसमें क्या होता है, यदि डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, जो ज्यादा से ज्यादा डूब गया है, वो क्षेत्रफल यदि ज्यादा हो जाता है, कौन सा, जो डूबा हुआ है, जो इसके अंदर डूबा हुआ है, यदि वो ज्यादा होता है, वो कभी ऐसा हो कि ये वाला भाग कम हो, इतना बस डूबा हो, तो ये डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है, कम है। अभी देखेंगे कि ये ज्यादा डुबा दिया, तो डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल इतना सारा डूब गया ये वाला पार्ट, तो इसको क्या कहेंगे, जब डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो एक अच्छा सेल बनाने वाला पहले तो ये कोशिश करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रोड कहाँ हो, पास हो। ऐसा होने से इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमें ज्यादा अच्छी धारा मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस से तो नुकसान होता है ना धारा का। और दूसरा क्या करेगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा भाग क्या हुआ हो, डूबा हुआ। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोडों के, क्या लिखोगे बेटा,
इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल डैश करके लिखेंगे, है ना। क्या लिखोगे, यदि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का, कहा कौन सा, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। और यदि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम हो जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। बेटा इन बातों को ध्यान से सुना करो, उल्टा पुल्टा मत कर देना, नहीं तो आप कुछ भी कर दो फिर उल्टा पुल्टा बोल दो। अभी तो मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि भैया जैसे ये देखिएगा, इसमें ये सॉल्यूशन, ये विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट भरा है। अब इसके अंदर देखना, एक इलेक्ट्रोड जे डाल दिया मैंने और एक इलेक्ट्रोड जे डाल दिया, ठीक है ना। अब चलिए इतना भर दिया मैंने, तो आप कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा धारा का नुकसान होने लगेगा, ये ज्यादा गर्म होने लगेंगे। लेकिन इसके डूबे हुए भाग का यदि क्षेत्रफल, अब ज्यादा भाग डुबा दो, चलो इतना सारा डुबा दिया, अब ये पूरा भाग इतना डुबा दिया, केवल ऊपर का थोड़ा सा रह गया है और बाकी मैंने पूरा भाग डुबा दिया। डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल देखो, इतना पार्ट क्या हो चुका है, ये ब्लैक कलर से कर दिया जो मैंने, इतना डूब चुका है। डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया है, बढ़ गया है। और डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो धारा का नुकसान कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा धारा मिलने लगेगी, तो अच्छा सेल बन जाएगा। आया समझ में। चलिए, दो हो गए कारक। अब तीसरा कारक आता है, समझ में आया कि इसमें क्या लिखना है, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल यदि कम हो जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए, अच्छा, दूरी अगर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूरी घटाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। आया समझ में। चलिएगा, अगला आता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। बेटा हम सांद्र नहीं लेते, इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरते हैं ना, वो कैसा लेना, अगर सांद्रता बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा विद्युत अपघट्य, ध्यान रखिएगा। तो उसमें कुछ पानी या कोई नई चीज डाल के उसको डाइल्यूट किया जाता है, तनु किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं तनु कर रहे हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट। तो हमें यहाँ पर डाइल्यूट वाला भरना पड़ता है। अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे एसिड हम कहें, ज्यादा खतरनाक एसिड कौन सा, तो आप कहोगे कॉन्सेंट्रेटेड। और उसको अगर कम खतरनाक करना है तो उसे हम तनु कर लेते हैं। तनु करने के लिए उसमें या तो पानी या कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे वो तनु हो जाता है। जो भी विलयन रहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज डलेगी वो डाल के उसे डाइल्यूट किया जाता है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अगला लिखोगे विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर देती है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता यदि बढ़ जाती है, विद्युत अपघट्य सांद्रता बढ़ना मतलब खतरनाक होना, तो सीधा सीधा विद्युत अपघट्य की यदि सांद्रता बढ़ जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और विद्युत अपघट्य की सांद्रता घट जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाता है। बनेगा। क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर, सीधा देखो ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन मतलब सी, ये बढ़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस IR भी बढ़ेगा, और यदि ये C क्या हो रहा है, कम, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक वैसा ही जैसे दूरी में होता था, दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटेगी तो वो भी घटेगा, यानी इन दोनों में एक जैसा होता है। इसमें उल्टा होता है ना। चल, इन दोनों में एक जैसा ही पॉइंट है कि ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो, इसमें उल्टा, ये बढ़ेगा यदि डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल तो ये क्या हो जाएगा, कम, ऐसा बताया है। चलिएगा, एक और कारक है बेटा, अंतिम कारक है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी इफेक्ट करता है, यानी विद्युत अपघट्य के ताप पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के ताप पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, फिर आ जाएगा विद्युत अपघट्य का ताप, विद्युत
अपघट्य का ताप, क्या जाएगा बेटा, विद्युत अपघट्य का ताप। इसमें क्या लिखोगे विद्युत अपघट्य के ताप में, यदि विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ जाता है, क्या होता है बेटा, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ जाता है तो ध्यान रखना, धातुओं में ताप बढ़ाते थे तो चालकता कम होती थी ना, क्या हो जाती थी, चालकता कम, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता था। यहाँ उल्टा होता था, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, जब आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो ये बिल्कुल इसी के जैसा 1, 2 और 1 3 पॉइंट एक जैसे, ये अकेला उल्टा है। यहाँ पर लिखोगे विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान, सॉरी 1, 2 एक जैसे हैं, ये अलग है ना। विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ने पर, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। ध्यान रखिए, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ेगा, जैसे इसमें और इसमें क्या हो रहा है, एक जैसा, और इन दोनों में एक जैसा हो रहा है, इन दोनों में एक जैसा, ये बढ़ेगा डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ऐसे विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? पहला और तीसरा पॉइंट एक जैसे हैं, ये बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा और ये घटेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। इनमें उल्टा है, अगर ये डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ता है या विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इनके डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम हो जाता है या विद्युत अपघट्य का ताप कम हो जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो इसमें क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य का टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि सर आंतरिक प्रतिरोध कभी अगर बढ़ गया तो बेटा उसमें करंट कम मिलेगी, और जब करंट कम मिलेगी तो उसकी विद्युत चालकता भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विद्युत चालकता भी कम हो जाएगी। क्या ये समझ में आया? पहला फिर से देखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटने पर आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाता है। पहला, दोनों इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम होता है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें उल्टा होता है ना। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ये तो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, बनेगा। अगला, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है और विद्युत अपघट्य का ताप कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो बेटा ये लिख लीजिएगा। आया समझ में? चलिए साफ कर दें इसे। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। अगला बेटा, आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखने हैं, अंतर लिखने हैं, और इन दो अंतर में से एक के आने की संभावना 90% से ज्यादा बेटा, 90% से ज्यादा कोई एक जरूर आ जाता है। पहला अंतर क्या है और दूसरा क्या है हम बता रहे हैं आपको। एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिकल मूविंग फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसे, ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं वी वा, फिर लिख देते हैं बल। तो समझ जाना, ये विद्युत वाहक बल लिखा है ना। इसमें अंतर आता है तो यहां पर हम लिखते हैं अंतर या डिफरेंस। अंतर कौन कौन से बेटा? सबसे पहले काय में आएगा, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, और दूसरा है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर इन दोनों में अंतर आता है लिखने के लिए। इनमें बेटा 5 अंतर लिखने हैं, 4 नंबर का आए तो भी 5 अंतर लिखना है, 5 नंबर का आए तो भी 5 लिखना है, ठीक है ना। पहला अंतर जे लिखना है, इसकी भी आपको पीडीएफ सेंड करेंगे हम, है ना।
अच्छा अंतर कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कभी जैसे हमने बताया वही लिखना है। अंतर अगर कहीं और से कुछ और याद करते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपको हम 5 याद करवा दे रहे हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ये 5 हम ही याद करवा दे रहे हैं, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए अच्छे से, है ना। और चलिएगा, पहला आता है विद्युत वाहक बल। तो बेटा विद्युत वाहक बल तब बात करते हैं जब सर्किट ओपन हो। सर्किट कैसा हो? ओपन। ओपन का मतलब सर्किट क्लोज्ड ना हो, इसका मतलब उससे धारा ना ली जा रही हो। जैसे मार्केट में गए, एक सेल खरीदा, मार्केट में गए और क्या खरीदा? एक सेल खरीदा। और जब सेल खरीदा बेटा, तो सेल अभी उससे कोई धारा नहीं ले जा रही, वो तो पैकिंग है, उसकी पैकिंग है। और वो पैकिंग है मतलब जब अकेला रखा है तो उसका क्या नापा जाएगा? विद्युत वाहक बल। लेकिन जब उससे क्या देने लगोगे? धारा। जैसे आप गए मार्केट में और आपने एक ऐसा सेल खरीदा, ठीक है, ये सेल खरीद के लाए आप। अब ये सेल देखते हैं आप कि ये सेल आप खरीद के लाए हैं, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ये सेल आप खरीद के लाए हैं। अब बेटा क्या होगा, इसका जो ये पार्ट रहता है, एक कैथोड का होता है और एक एनोड का होता है। और इस सेल को अभी जब ये मार्केट में रखा हुआ है, तब इस सेल का क्या मापा जाएगा? विद्युत। यानी कि अभी ऐसा परिपथ नहीं है कि यहां से हमने एक बल्ब लगा लिया ऐसे, और इसको जलाने के लिए ये 2 वायर एक इधर टच कर दिया नीचे, एक ऊपर। ये कैसा सर्किट हो गया? क्लोज्ड हो गया। अभी ये लगा नहीं है, इसलिए कैसे सर्किट में है? ओपन सर्किट में है। इसका मतलब ये कौन सा परिपथ है? खुला। तो खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से समझना, विद्युत वाहक बल की परिभाषा बता रहे हैं कि सेल के अंदर बेटा क्या डले होते हैं? ऐसे 2 इलेक्ट्रोड। मान के चलो इस पर आया 5 वोल्ट, इस पर आया 6 वोल्ट, कितने का अंतर आ गया? 1 वोल्ट का। तो जब सेल कैसा हो? खुले परिपथ में हो, यानी ओपन सर्किट हो। तो यहां लिखेंगे जब सेल खुले परिपथ में होता है। ईएमएफ की बात तब करेंगे जब सेल पैकिंग के अंदर डिब्बे में रखा है, मतलब उससे ना धारा ले रहे हैं हम और ना उसे धारा हम दे रहे हैं, ना उसे चार्ज कर रहे हैं और ना डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी उसका उपयोग भी नहीं कर रहे और ना उसे हम चार्ज कर रहे हैं। अर्थात वो किस सर्किट में है? ओपन सर्किट में है। यानी कि जब सेल खुले परिपथ में, ओपन सर्किट का मतलब होता है खुला परिपथ। जब सेल खुले परिपथ या नेटवर्क भी बोल देते हैं कभी कभी परिपथ को, तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से ना धारा लेते हैं और ना जब सेल को धारा देते हैं, उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। बनेगा। और यहां पर क्या लिखोगे? जब सेल कैसा होता है? बंद परिपथ में होता है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को, जब सेल कैसा होता है मतलब उससे अपन धारा ले रहे होते हैं या उसे धारा दे रहे होते हैं। इसे देखो, खुले परिपथ का एक पूरा नाम है। जैसे मैं कहूं ओपन सर्किट, आप कहोगे हिंदी में खुला परिपथ। वो खुले परिपथ का मतलब होता है, कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना सेल को हम धारा देते हैं और ना सेल से धारा लेते हैं। और जब बंद परिपथ की बात करें तो बंद परिपथ के बाद कोष्टक में क्या लिखोगे? जब सेल को धारा देते हैं या सेल से धारा लेते हैं, यानी उसे चार्ज डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, या इसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वोल्टता। आया समझ में? या टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बनेगा। क्या लिखोगे? फिर से देखिएगा। जब सेल कैसे परिपथ में हो? डिब्बे में रखा, मतलब कौन सा परिपथ? ओपन है, अभी कहीं नहीं लगा, है ना। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जब सेल क्या होता है? खुले परिपथ में होता है, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड उसके अंदर डले, तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न काय को? विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहां लिखोगे जब सेल कैसे परिपथ में होता है? बंद परिपथ में होता है, यानी क्लोज्ड सर्किट होता है, मतलब धारा ले रहे हैं उसे या दे रहे हैं, है ना। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विभवांतर कहते हैं। यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यहाँ सेल का विभवांतर कहते हैं, या इसे टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं, या इसे टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं। बनेगा। ये पहला हो गया, पहला हो गई दोनों की इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन। पहला अंतर होता है, अंतर का मतलब पहले दोनों की क्या लिख दो? डेफिनेशन।
जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विभवांतर अर्थात टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरा अंतर, यह सेल का लाक्षणिक गुण है। यह सेल का कैसा है, मतलब हैबिचुअल उसका जो पार्ट होता है, गुण होता है ना, तो यह सेल का लाक्षणिक गुण है, और एक सेल के लिए इसका मान नियत होता है। एक सेल के लिए इसका मान नियत होता है, या ये कहें विद्युत वाहक बल का मान बाह्य परिपथ के रेजिस्टेंस यानी कि आप ये कहो कि आउटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, या बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत वाहक बल का मान काय पर निर्भर नहीं करता है, जैसे आप सेल है ये, है ना, इस सेल से क्या ले रहे हो, धारा। अब ये वायर कितना लंबा है यहां तक, इससे जो धारा ले रहे हो कि ये वायर बहुत छोटा सा है, तो ये प्रतिरोध बाहर का कम है कि ज्यादा है, इससे विद्युत वाहक बल को कोई लेना देना नहीं होता, जबकि विभवांतर का मान बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बनेगा, क्या लिखोगे, विद्युत वाहक बल का मान बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और विभवांतर का मान बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बाह्य प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। बनेगा, बाह्य प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। बाह्य प्रतिरोध बढ़ाने पर विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है। बनेगा, तो इसमें क्या लिखोगे, विद्युत वाहक बल का मान काय पर निर्भर नहीं करता, बाह्य प्रतिरोध पर, आउटर रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है, जबकि विभवांतर का मान आउटर रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बाह्य प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ऐसा और लिख देना एक लाइन, बाह्य प्रतिरोध बढ़ाओगे तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ये हो गया बेटा दो अंतर। आप कहोगे दो के बाद लाइन क्यों खींच दी, क्योंकि बेटा अगले जो तीन अंतर आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। ये तीनों बंच में याद किए जाते हैं। कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पक्का अभी आपको याद हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा अभी के अभी याद हो जाएंगे। बस एक इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, जो यहां आपको अभी हम समझा रहे हैं कैसे। देखो बेटा, दान कौन करता है, जिसके पास 100% होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो दान करता है। और लेता कौन है, भी कौन मांगता है, जिसके पास बहुत कम होता है या पर्याप्त नहीं होता है, वो मांगता है। आया समझ में। दान कौन करेगा, मैं कहूं कि 100 रुपए दे दो तो मेरे को 100 रुपए कौन देगा, जिसके पास पर्याप्त है कि जिसके पास बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली कौन देगा, जिसके पास बहुत ज्यादा है। तो यहां पर सेम ये होता है कि जब सेल से धारा लेते हैं, एक है बेटा आपका बाह्य प्रतिरोध अंदर का, तो यहां से सेल धारा देगा और एक बार हम सेल को धारा देंगे, है ना। अच्छा, ऐसे याद रख लो, विद्युत वाहक बल नीचे, विद्युत वाहक बल कहां है, नीचे। ऐसे याद रख लो इसको, एक बार देखो इसको, डायग्राम को नीचे। याद रखने का तरीका है, ये तीनों अंतर अभी रट जाएंगे, जीवन भर याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। कभी भी आप कहोगे तो आपको याद आएंगे ये अंतर, बस थोड़ा सा यहां ध्यान दे लो। जैसे ये सेल है बेटा, है ना, सेल के अंदर बेटा याद रख लो कि कौन बैठा होता है, विद्युत वाहक बल। ऐसे याद रख लो, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि इसको ऐसा अंदर बैठा कि बाहर, ये तो सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है ना। और इधर याद कर लो बाहर कौन होता है, बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर, मान के चलो ऐसा याद कर लो, ये याद, विद्युत वाहक बल अंदर और विभवांतर बाहर। अब देखो, जब सेल को धारा देते हैं, इसका मतलब जब विद्युत वाहक बल मांग रहा है, सेल को धारा देते हैं, यानी इसके पास कम होगा, उस समय देखो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल कम होगा ना, तभी तो वो क्या कर रहा है, यहां से विभवांतर या चार्जिंग मांग रहा है। तो क्या लिखोगे, जब सेल को धारा देते हैं, जब सेल को धारा देते हैं, धारा देते हैं मतलब चार्जिंग करते हैं, जब सेल की क्या करते हैं, चार्जिंग, उस समय ईएमएफ का मान, विद्युत वाहक बल का मान पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, कम होता है। तो यहां आ जाएगी, जब सेल को धारा देते हैं, जब सेल को धारा देते हैं मतलब सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब सेल को धारा देते हैं तो उस समय सबसे पहले किसमें अंतर लिख रहा है, विद्युत वाहक बल में, इसलिए पहले बात की करोगे विद्युत वाहक बल की। हम यहाँ विभवांतर भी कह सकते कि विभवांतर ज्यादा होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है, लेकिन हम पहले किसको बोलेंगे, विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम, और विभवांतर क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि विद्युत वाहक बल में लिखा जा रहा है, इसलिए पहले उसे ही बोलिएगा। फिर से सुनो, जब सेल को धारा देते हैं,
अब ये ले रहा है ये, तो ये कम रहा होगा बिल्कुल इसके पास, उस समय विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, कम होगा। किससे, विभवांतर से कम होता है। तो लिखेंगे जब सेल को धारा देते हैं तो उस समय विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है, कम होता है। सेम लाइन यहां पर भी, जब सेल को धारा देते हैं, यानी कि देते देते वाले पॉइंट यहां आएंगे और लेते वाले पॉइंट यहां आएंगे। जब सेल को धारा, बिल्कुल यही का यही लिखना है, क्या करते हैं, देते हैं। जब सेल को धारा देते हैं, जैसे ये दे रहे हैं ना, जब सेल को धारा देते हैं। लेकिन अब पहले किसको बोलोगे, विभवांतर को, कि जब सेल को धारा देते हैं तो विभवांतर का मान, देखो इसके पास बहुत ज्यादा होगा तभी तो दे रहा है, उस समय विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, ज्यादा। यहां लिखेंगे विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है, कम, और यहां लिखेंगे विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, ज्यादा। आया समझ में। चलिएगा अगला पॉइंट आता है, अब ये लेगा, जब सेल से धारा लेते हैं, जब सेल से धारा क्या करते हैं, लेते हैं। सेम कंडीशन यहां आ जाएगी, जब सेल, ये अभी पॉइंट पूरे नहीं लिखे, इसके बाद का तो आपको लिखना है ना। जब सेल से धारा क्या करते हैं, लेते हैं। जब सेल से, देखो ये भी लेते हैं, ये भी लेते लिखा है, सेल से धारा लेते हैं। आप कहोगे सर ये दे रहा है, मतलब यहां से ले रहे हो आप, तो इसके पास 100% होगा, इसका मतलब विद्युत वाहक बल का मान किससे, विभवांतर से क्या रहा होगा, ज्यादा बनेगा। तो यहां लिखोगे जब सेल से धारा लेते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान, यानी अंदर का मान, जब सेल से ही ले रहे हो धारा तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां लिखेंगे जब सेल से धारा लेते हैं तो काय का मान, पहले विभवांतर बोलोगे, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। बनेगा बेटा। तो ये इमेजिन कैसे करना है कि देखो विद्युत वाहक बल कहाँ हो गया, नीचे सेल के अंदर, और विभवांतर कहाँ हो गया, बाहर। हम कहें भैया इसे चार्ज करना है, तो आप कहोगे विद्युत वाहक बल कम होगा और विभवांतर क्या होगा, ज्यादा। और हम कहें इसे डिस्चार्ज करना है, बाहर लेना है इससे धारा, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा, और विभवांतर क्या होगा, कम। तो ऐसे दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा, एक में देते वाले दोनों आ जाएंगे और एक में लेते वाले दोनों आ जाएंगे। बशर्ते जब बोल रहे हैं, जैसे जब सेल से धारा ली जाती है तो पहले क्या बोलोगे, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से ज्यादा होता है, और यहाँ पर लिखोगे जब सेल से धारा लेते हैं तो विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। और लास्ट पॉइंट, जब सेल से धारा ना लेते हैं और ना सेल को धारा देते हैं तो उस समय विद्युत वाहक बल का मान काय के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। और यहां लिखोगे जब सेल से ना धारा लेते हैं ना सेल को धारा देते हैं, अर्थात ओपन सर्किट में होता है, उस समय विभवांतर का मान काय के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के। आप कहोगे ये पॉइंट तो एक जैसे हो गए। देखो बेटा, इसमें मैंने पहले क्या बोला, विद्युत वाहक बल का मान काय के बराबर होता है, विभवांतर के, जबकि इसमें क्या बोला, विभवांतर का मान काय के बराबर, विद्युत वाहक बल के। बात तो सही है कि ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन वो अंतर है क्योंकि अपन यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा। बनेगा। चलो, ऐसे कितने पॉइंट लिखना है बेटा, 5, और इन 5 के 5 की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। अगला अंतर देखिएगा जो आता है, अगला अंतर आता है बेटा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, हम तो समझा देते हैं, बाकी कोचिंगों में अंतर वगैरह नहीं समझाए जाते, वो तो आपको रटने को कहते कि घर से याद कर लेना अंतर, लेकिन हम ये पूरे ही करवाएंगे आपको। अगला देखिएगा, अगला है बेटा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। किस किस में, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इनमें आता है कि अंतर लिखो। हम 7-8 अंतर भेज देंगे आपको, 5 याद करना है आपको कोई भी। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, ये बुक में भी दे रखे हैं बड़े अच्छे से। अच्छा, प्राथमिक सेल बे सेल होते हैं, पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन हो जाती है, जानते हैं ना। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद, एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाएं, तो यानी कि एक बार निरावेशित हो जाएं, निरावेशित नाम है छुट्टी की रामे आकी, निरावेशित हो जाएं तो उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। बनेगा। और इसके बाद लिखोगे अगला, इन सेलों के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो कैसी होती है बेटा, नॉन रिवर्सिबल होती है,
यानी कि उसे वापस वो ज्यों की त्यों नहीं बनती है कि आप जैसे पानी से बर्फ बना लो, वापस बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी, पानी, तो वो रिवर्सेबल है, जबकि ये कैसी होती है, नॉन रिवर्सेबल। तो क्या लिखोगे, इनके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है बेटा, अनुत्क्रमणीय। और इनके अंदर होने वाली केमिकल रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय को बोला जाता है रिवर्सेबल और इसको बोला जाता है नॉन रिवर्सेबल यानी अनुत्क्रमणीय। पहला अंतर क्या आ जाएगा, प्राथमिक सेल बे सेल होते हैं जिन्हें एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः आवेशित यानी चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल बे सेल होते हैं जो एक बार निरावेशित हो जाए तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। दूसरे अंतर में क्या लिखोगे, इनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है यानी नॉन रिवर्सेबल होती है। और इनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सेबल होती है। अब उसके बाद आ जाएगा बेटा तीसरा अंतर। तीसरा अंतर ये तो सोच सोच के खुद ही लिख सकते हो। इनमें रासायनिक ऊर्जा को, अच्छा ये देखना बेटा एक चीज और है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। आप कहोगे अंदर सर रासायनिक अभिक्रिया होती है और मिलती हमें क्या है, धारा। यानी कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे सोलर सेल क्या करता है, सौर्य ऊर्जा को, सनलाइट को, है ना, जो सन एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, सौर्य ऊर्जा को काय में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जो आपका सोलर पैनल होता है वो क्या करता है, सौर्य ऊर्जा को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ये सौर्य ऊर्जा को नहीं, ये किसको, रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखना कि इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो नॉन रिवर्सिबल हो रही। तो इसमें क्या लिखोगे, ये रासायनिक ऊर्जा को, सॉरी, ये रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और इसमें उल्टा लिख दोगे, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो रासायनिक को काय में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में, और जब चार्ज कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा को काय में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में, क्योंकि इसमें दोनों होता है, चार्ज और डिस्चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलता है बेटा, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को काय में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को काय में बेटा, और रासायनिक ऊर्जा में। ये रिवर्सेबल भी होता है, दोनों बदलता है। तो ये तीसरा अंतर आ जाएगा। फिर अगला अंतर लिख दोगे इन दोनों में प्रतिरोध से संबंधित, कौन सा, इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इनसे कम धारा मिलती है। तो इनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, इनके कंपैरिजन में कम होता है। अब बेटा यहाँ पर देखो, जब इनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है तो इनसे कम धारा प्राप्त होती है और इनसे क्या आ जाएगा, अधिक धारा प्राप्त होती है। बनेगा। आप चाहो तो एक और अंतर लिख देना, कौन सा, इनके एग्जाम्पल लिख देना। इनके एग्जाम्पल में लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, साधारण बोल्टीय सेल, ये सब लिख देना। और इसमें आ जाएंगे आपके सीसा संचायक सेल या लेड सेल, और एक होता है निकल फेरस सेल यानी कि नीफे सेल। तो ये आ जाएंगे बेटा इसके एग्जाम्पल। पहला आ जाएगा डेफिनेशन, दूसरा आ जाएगा कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को, सॉरी ये तीसरा है। दूसरे अंतर में आ जाएगा इनसे ये बाह्य प्रतिरोध, सॉरी इसमें आ जाएगा ये सेल बाह्य परिपथ में केवल धारा ली जा सकती है, यानी इन्हें निरावेशित बस किया जा सकता है। इनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है बेटा, अनुत्क्रमणीय होती है। और इन सेलों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। बनेगा। ये रासायनिक ऊर्जा को क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। इसमें लिखोगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला अंतर क्या आ जाएगा, इनका प्रतिरोध क्या होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, प्राथमिक सेलों का ज्यादा होता है। और इसमें लिखोगे इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम। इनसे अधिक प्रबल धारा, चूंकि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया इसलिए अधिक प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, और इनसे अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। इनसे अधिक मिल जाएगी क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया इंटरनल, इसलिए अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती। और लास्ट अंतर में इनके क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल। बनेगा बेटा, चलेगा। तो ऐसे 5-6 अंतर आप इसके याद कर लीजिएगा, मैंने अंतर भी आपको बता दी। क्लासेस पूरी देखते रहो बेटा, आपको घर बैठे अच्छी शानदार पढ़ाई अभी करने मिल रही है। उस समय जब बाकी के लोग आराम से घर पे ऐश कर रहे हैं, उस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तो वैसे ही उनसे कहीं आगे हैं, है ना। चलिए अब बेटा एक डेरिवेशन करना है इंटरनल रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन आता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध
क्या आता है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, आप कहोगे आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अगला आता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, और इंटरनल रेजिस्टेंस आईआर, है ना। इनमें कह रहे हैं रिलेशन बताओ, इसको बोलेंगे विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, पीडी मतलब क्या होता है आपका बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, और आईआर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध। देखो तीनों को कॉमा से सेपरेट कर दिया मैंने, आंतरिक प्रतिरोध। कह रहे ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जो इन तीनों में क्या बताता हो, रिलेशन बताता हो, यानी उस एक्सप्रेशन में ईएमएफ की भी मौजूदगी हो, विद्युत वाहक बल की भी हो, और आंतरिक प्रतिरोध। ईएमएफ को कैसे दर्शाते हैं, ई से, विभवांतर को कैसे दर्शाते हैं, भी से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। कैसे बेटा, स्मॉल आर से। तो कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बताओ जो इन तीनों में क्या बताता है, ऐसा एक्सप्रेशन आप डिराइव करिएगा, निगमित करो ऐसा व्यंजक जो ई, भी और आर में क्या बताता हो, रिलेशन बताता हो। ऐसा व्यंजक आपको निगमित करना है। आ रहा है समझ में, चलिएगा। तो ऐसा व्यंजक अपन निगमित करने की कोशिश करते हैं। और या फिर कभी कभी आता है कि आप तो स्मॉल आर का क्या निकालो, फॉर्मूला, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कीजिएगा, यानी व्यंजक निगमित कीजिएगा। तो आर बराबर निकालने को कहते हैं। आर बराबर जो निकलेगा वही क्या, ई भी, और आर में क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, आंसर उसका एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो अपन फाइनल काय का अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का। काय का बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस का। आपको इसके क्वेश्चन के साथ पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निगमित करना है आंतरिक प्रतिरोध का। फटाफट देखिए, अभी के अभी बनने लगेगा। अच्छा एक चीज और बेटा, इसका अगला पार्ट है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर में इसका जो फॉर्मूला लास्ट में आएगा वो याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर जैसे टॉर्क का याद रखा था ना पहले अध्याय में, ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस का याद रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे वो नहीं बनेगा। इसका जो लास्ट का फॉर्मूला आर बराबर आएगा वो हमेशा याद रखना, क्योंकि उस फॉर्मूले में केवल आप वैल्यू अकेली पुट करो, मान अकेले रखो, तो आपको न्यूमेरिकल सवाल जो आते हैं, कहते हैं ना कि फिजिक्स में से सवाल आ गया, वो इसी फॉर्मूले से भी आ सकता है। तो ये वाला आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का जब लास्ट में मिलेगा फॉर्मूला, तो वो आपको निगमित करना पड़ेगा, निगमित करना पड़ेगा, तो डिराइव करना पड़ेगा। करें तो चलिए, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति लिखेंगे, है ना, डिराइव कर रहे हैं तो डेरिवेशन लिख दोगे, डेरिवेशन कर रहे हैं उसे, उत्पत्ति कर रहे हैं उसकी। अब देखिएगा यहां पर एक डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम एक सेल बना देंगे। आप कहोगे गलत बना सेल, क्योंकि आप चूंकि चैप्टर सेल चल रहा है तो पूरा डिटेल में बना, आधा अधूरा नहीं चलेगा। सेल के साथ उसका क्या जुड़ा होता है, आंतरिक प्रतिरोध। अब हुआ ये सेल, आया समझ में, ये बनाया मैंने सेल, और इस सेल की जो ताकत है ईएमएफ है, उसको कैसे दर्शाओगे, ई से, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो देखो ये मैंने आर से बता दिया। क्या ये समझ में आया, चलिए ये हो गया। अब इससे अपन को, इसमें जब धारा बहाओगे आप, बैटरी से धारा मिलेगी तो कुंजी एक बटन लगाना पड़ेगा चालू करने के लिए। अब बेटा इससे आप कहाँ धारा लोगे, सेल से क्या तो टॉर्च जलाओगे, कूलर जलाओगे, पंखा जलाओगे, कुछ तो चलाओगे इससे। तो यहाँ पर क्या जोड़ देना, एक आउटर रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध जोड़ देना, और उसका नाम लिख देना कैपिटल आर। ये अच्छा बनाना, ऐसे नहीं। चलिए ये जोड़ दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, आया समझ में। चलिए अब बेटा जैसे ही कुंजी दबाओगे तो इस बैटरी से धारा जाएगी। धारा करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से काय की ओर, माइनस की ओर। तो यहाँ से कितनी धारा जाने लगेगी, आई। और जब आई इधर जाएगी तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न कर देगी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बना देगी।
इधर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक्चुअल में यहां से यहां तक पूरे में ये लगा होता है रेजिस्टेंस, तो इस वायर का भी होता है, तो कहीं थोड़ी सी जगह में उसको सिंबल बना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इस सिरे पर नहीं है सर, इधर नहीं है, इधर अकेले पर प्रतिरोध, प्रतिरोध तो पूरे पर होता है, तो ये बना दिया सिंगल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, भी। देखो ये एरो लगा दिए, ये कोई मैंने इसको ब्रेक नहीं किया कि आप कहो बीच में से इसके दो पार्ट कर दिए, दो नहीं किए। इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हुआ है, विभवांतर, उसे बताने का प्रयास किया है कि इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हुआ है, ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है, बनेगा। तो यहाँ पर आएगा चित्र में सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चित्र का नाम क्या आ जाएगा, चित्र का नाम तो हमेशा लिखते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चल इसको करते हैं बेटा। तो लिखेंगे चित्र में एक सेल प्रदर्शित है जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। ये देखो ये इतना सेल बना है बेटा, चाहो तो आप ऐसे डैश 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 में से ऐसे गोल कर सकते हो, लेकिन डैश 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 में है ना, डॉटेड लाइन से। चित्र में एक सेल प्रदर्शित है जिसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कितना है, E है, तथा इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, बनेगा। चित्र में एक सेल प्रदर्शित है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। जैसे ही कुंजी K को दबाया जाता है, जैसे ही कुंजी K को दबाया जाता है, सेल से I धारा प्रवाहित होती है। सेल से कितना करंट फ्लो होता है, I करंट फ्लो होता है, I धारा प्रवाहित होने लगती है, जो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर, जो आउटर रेजिस्टेंस R के सिरों पर, इनके ये टर्मिनल पर बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर क्या उत्पन्न कर देती है, विभवांतर भी उत्पन्न कर देती है। अतः ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से, बनेगा। इसको देख के क्या लिखोगे, चित्र को, चित्र बनाना है, काय का फॉर्मूला अपन बना रहे हैं, स्मॉल r का, है ना, स्मॉल r क्या आएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम कि चित्र में एक सेल प्रदर्शित है, चित्र में सेल प्रदर्शित है या सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्रदर्शित है। इसमें एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। जैसे ही कुंजी K को दबाते हैं, जैसे ही कुंजी K को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, स्विच K को प्रेस करते हैं, जैसे ही कुंजी K को दबाते हैं तो बैटरी E से या सेल E से कितनी धारा प्रवाहित होती है, कितना करंट फ्लो होता है, I करंट फ्लो होता है, जो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर, जो आउटर रेजिस्टेंस R के टर्मिनल पर कितना विभवांतर उत्पन्न कर देता है, विभवांतर भी उत्पन्न कर देता है, अतः ओम के नियम से। फिर से सुनो, चित्र में एक सेल प्रदर्शित है जिसका विद्युत वाहक बल कितना बेटा, E, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। फिर लिखोगे जैसे ही कुंजी K को दबाया जाता है, सेल E से कितनी धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, जो कहां पहुंचकर R के सिरों पर पहुंचकर विभवांतर भी उत्पन्न कर देती है। इन दोनों के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न कर देती है, V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देती है, बनेगा। चलिए, कोई पूछे विद्युत वाहक बल की यूनिट क्या है, विद्युत वाहक बल, इसकी यूनिट भी बेटा क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट या जूल पर कूलम। विभवांतर की यूनिट भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या है, वो भी वोल्ट है। पूछे विभव की कितनी है, तो विभव की भी क्या है, वोल्ट। तो देख लो, इन तीन चीजों की यूनिट सेम है, ईएमएफ की भी वोल्ट है, विभवांतर की भी वोल्ट है, और विभव की भी क्या है, वोल्ट है। ये तीनों एक जैसे काम ही करते हैं, बनेगा। जहां ई भी नहीं मिलेगा तो वहां क्या मिल जाता है, ई, मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई, तो ये विभवांतर के जैसा ही होता है, बनेगा। तार में विभवांतर होता है, सेल में विद्युत वाहक बल होता है। चलिए, फिर इसके बाद लिखोगे अतः ओम के नियम से परिपथ में प्रवाहित, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, संपूर्ण परिपथ, ओम का नियम क्या था, V बराबर क्या बेटा, IR, यही था ना, V बराबर IR। अच्छा, तो बेटा जी I बचा लें तो R कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो V बटे क्या आ जाएगा, R। आया समझ में। तो सेल में संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, अतः ओम के नियम से संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अब बेटा भी तो यहाँ मिलेगा नहीं, सेल का तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल, तो लिखोगे ऊपर कुल विद्युत वाहक बल, कुल, क्योंकि V की यूनिट भी क्या है, वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल की भी क्या है, वोल्ट, तो यहाँ लिखोगे कुल विद्युत वाहक बल, और नीचे क्या है, R है, तो यहाँ लिखोगे कुल प्रतिरोध, कुल
प्रतिरोध बनेगा। ये फॉर्मूला लगा लेना। बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? तो आप कहोगे सर इसमें तो मिला के ई ही जुड़ा है एक अकेला, तो कितना आ गया कुल विद्युत वाहक बल ई। और कुल प्रतिरोध, तो इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है स्मॉल आर, और वायर का कितना है कैपिटल आर, तो दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर कुल प्रतिरोध हो जाएगा, तो कुल धारा निकल आएगी। बनेगा। तो ये किसके नियम से लिखा है? ओम के नियम से। V बटे आर, यानी ऊपर लिखा जाता था विभवांतर, तो विभवांतर ना होके क्या लिखेंगे विद्युत वाहक बल, बटे में क्या आ जाएगा प्रतिरोध, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक जैसे काम करते हैं। बनेगा। क्या लिखोगे? चित्र में एक सेल प्रदर्शित है जिसका विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है। जैसे कुछ जीके को दबाते हैं तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है? आई, जो प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देती है। अतः ओम के नियम से परिपथ, पूरे सर्किट में है ना, होल सर्किट में प्रवाहित या फ्लो होने वाला कुल करंट, टोटल करंट आई इक्वल टू प्रवाहित कुल धारा आई बराबर क्या आएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? ई है, और कुल प्रतिरोध कितना है? तो इसका आर और इसका स्मॉल आर, तो ये दोनों जोड़ दिए। बनेगा। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी बेटा। चलिए आप इसका गुणा यहाँ कर लीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आई आर प्लस आई का स्मॉल आर में होगा, सो क्या आ जाएगा आई स्मॉल आर बराबर में केवल क्या बचेगा? ई बचेगा। क्या इतना समझ में आया? या आप कहो कि सर ई को इधर लिख लो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इस पूरे का गुणा काय में हो जाएगा? आई में। कौन सा? त्रियक गुणा, तो हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। बनेगा। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1। बनेगा। परंतु ओम के नियम से क्या लिखोगे? परंतु काय के नियम से बेटा? ओम के नियम से। परंतु ओम के नियम से, बोलिएगा ओम के नियम से भी बराबर, देखो आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बराबर क्या होगा बेटा? भी बराबर, आप कहोगे सर कुल धारा कितनी आई? आई। भी बराबर आई आर होता है, तो आई आई, और कुल प्रतिरोध कितना है? आर। बनेगा। कुल प्रतिरोध नहीं बेटा, जिसमें धारा बही है, तो क्या लिखोगे? परंतु ओम के नियम से बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों पर, काय के? बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर भी। इसके आगे लाइन क्या लिखोगे? परंतु ओम के नियम से बाह्य प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बराबर क्या आ जाएगा? आई, और कितने प्रतिरोध में बह रही है वो? आर में, सो आ जाएगा आर। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 2। कितना समझ आया? ये समीकरण इस फॉर्मूले से निकाला हमने, और ये लिख दिया हमने काय के नियम से? ओम के नियम से। बनेगा। ये धारा काय में जा रही है? आर में, तो कितना विभवांतर उत्पन्न कर रही? भी, तो हमने लिख दिया भी बराबर आई आर। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से कौन सा घटा दोगे? 2, तो इस पक्ष में से जे घट जाएगा, इसमें से जे घट जाएगा, बाएं में से बाएं और दाएं में से दाएं। बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको साफ करते हैं हम सभी। बोलिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। बोलिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से बाएं में से बाएं पक्ष घटा दो, तो क्या आ जाएगा? ई माइनस भी बराबर, इसमें से जे घटेगा तो पहले जे तो लिखो, तो क्या आ जाएगा? आई आर प्लस आई स्मॉल आर माइनस आई कौन सा? आर कैपिटल आर। क्या ये समझ में आया? चलिए, आई कैपिटल आर से आई कैपिटल आर क्या हो गए? कट गए। अब कितना बच गया इधर? ई माइनस भी बराबर में क्या बचा बेटा? आई आर। क्या इतना समझ आया? ये बच गया। अब यहाँ देखो, इन्हें इसको साफ कर देते हैं नीचे का। इतना आया समझ में? अब देखो बेटा, अगर आर बराबर कहें, इधर आर को बचा लो, तो आई कहाँ चला जाएगा? बटे में, तो क्या आ जाएगा? ई माइनस भी, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? आई। क्या इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आया ना? चलिए, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अभी रहने दो। क्या बेटा इसको हम पलट के लिख दें? आर बराबर कर दें, या आर बराबर बोलिएगा क्या आ जाएगा? ई माइनस भी, और बटे में क्या आ जाएगा? आई। थोड़ा अच्छा दिखने लगे। बनेगा। आप कहोगे इसी का फॉर्मूला तो निकालना था,
निकालना था, लेकिन बेटा इसमें बाह्य प्रतिरोध नहीं है, तो इसको थोड़ा और सुधारते हैं फॉर्मूले को। फिर से लिखोगे, चूंकि ओम के नियम में क्या था बेटा, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे ये R इसके बटे में चला जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R। देखो दिख रहा है, चूंकि V बराबर आई आर, तो I बराबर कितना आ गया, V बटे आर। बस यहाँ V बटे आर रख दीजिएगा। बोलिए R बराबर क्या आ जाएगा, E माइनस V बटे में क्या आ जाएगा बेटा, V बटे R। तो ये R कहाँ चला जाएगा, ऊपर, गुणा में चला जाएगा इसके, इसलिए इसमें कोष्टक लगा दिया। तीसरे बटे की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो बोलिएगा R बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल R। अब देखो अंदर कोष्टक में क्या क्या बच गया, ऊपर क्या बचा, E माइनस V, और ये V काय के बटे में है, दोनों के, इसलिए इसको कोष्टक के अंदर ही लिख दिया, बनेगा। चलिए ये समझ में आया, R कहाँ चला गया, आगे, तो ये लिखा हुआ है। या फिर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो R ऊपर गया है, और ऊपर पहले से क्या लिखा है, E माइनस V, और बटे में पहले से क्या, यहाँ पर क्या बच गया, V बच गया। अब पूछे V इसके बटे में है कि इसके, तो आप कहोगे इन दोनों के, अंदर जो लिखे हैं उन दोनों के बटे में है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, साफ करते हैं इसको। बेटा देखिएगा फाइनल आपका R निकलने वाला है, R बराबर, इस R से तो बोलना भी नहीं है, और ये वाला देखिएगा, एक बार E के बटे में दे दो इसे, सो E बटे क्या हो गया, V माइनस, ये V के बटे में भी है, इसलिए आ जाएगा V बटे V। क्या ये समझ में आया, R बराबर क्या आ गया, कैपिटल R, इधर आ गया E अपॉन V, और ये V से V कट गए तो माइनस का कितना बचा, 1, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। तो ओम लिखिएगा और कोष्टक में बंद करिएगा। अब जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो याद होना चाहिए, R बराबर कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध, और E अपॉन V यानी विद्युत वाहक बल बटे विभवांतर, और माइनस में क्या करना है, वन करना है। ये माइनस में वन किसके है, इन दोनों के माइनस में वन है, इसलिए E बटे V माइनस वन है, बनेगा। ऐसा नहीं है कि E माइनस वन बटे V, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, E माइनस V, बनेगा। चलिए ये E माइनस V बटे V था, उसको फाइनल अपन ने E बटे V माइनस वन बना दिया। लिखोगे यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, या दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। वो कभी ये नहीं पूछते तो यही स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मध्य क्या है, संबंध है। तो कभी रिलेशन आता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या है, रिलेशन है। तो इसके नीचे लिख देना, यही आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मध्य संबंध है। जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से ये लाइन बदल जाती है नीचे की, बनेगा। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू बेटा। कल आपको पढ़ना है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन श्रेणी और समांतर में, फिर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी समांतर में। कल पढ़ना है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। यहाँ पर एक संयोजन बढ़ जाएगा, कौन सा, देखो श्रेणी क्रम तो पढ़ोगे ही सेलों का, समांतर भी पढ़ोगे, उसके बाद एक आता है मिश्रित, यानी कि समांतर भी और श्रेणी का मिला हुआ मिश्रित। तो 3 संयोजन पढ़ते हैं, इनके व्यंजक होते हैं 3-3 लाइन के। कितने बेटा, 3-3 लाइन के, 1-1 मिनट में याद होंगे आपको फटाफट। कल तीनों करवा देंगे आपको, तो लगभग ये वाला आपका पार्ट फिनिश हो जाएगा। ये याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा आता है, ये फॉर्मूला कभी खालिस्तान में भी आ जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्टक में E अपॉन V और माइनस में क्या आ जाएगा 1, तो क्या है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ओम, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो। चलिए थैंक यू।